चलिए बच्चा वापस सारे बच्चे प्लीज, चलो अभी तक फोकस करिए इस पर, बात नहीं चार भी बात नहीं। देखो गॉस थ्योरम मैंने बताया था आप लोगों को, बस सारे बच्चे देख लें कि गॉस थ्योरम का मेन यूज क्या होता है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्या, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर कहीं पे सिमेट्रिकल चार्ज है, जैसे मेरे पास किसी स्फीयर में चार्ज हो गया, समझ गया आप, या मेरे पास किसी लाइन में चार्ज हो गया, तो लाइन चार्ज है मेरे पास, ठीक है, या फिर मेरे पास कोई सिलेंडर हो गया, है ना, या मेरे पास कोई इनफाइनाइट प्लेन है। बेसिकली फोर केसेस, कौन कौन से, स्फीयर, और एक लाइन में बहुत सारा चार्ज है, लाइन चार्ज, ये क्या है, सिलेंडर हो गया, और ये क्या हो गया, इनफाइनाइट प्लेन, है ना। इन सब की फील्ड निकालने के लिए हम किसको यूज करते हैं, गॉस थ्योरम को यूज करते हैं। हाँ, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका क्या होता है, अगर गॉस थ्योरम नहीं होती तो पता क्या है, जितने भी डेरिवेशंस होते हैं ना, वो सारे के सारे निकलते हैं इंटीग्रेशन से। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने किसका फॉर्मूला पढ़ रखा है बताओ, हमने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो कोई कहता भाई ऐसा है, इस सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, या लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्या करना पड़ता बताओ, सिलेंडर को क्या करना पड़ता, बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस में ब्रेक करना पड़ता है। फिर इसको क्या करते हैं, एलिमेंट लेते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अभी गॉस थ्योरम पता क्या है, आप सारी प्रोसेस को बाईपास कर जाओगे, आपको ना तो एलिमेंट लेना पड़ेगा, नहीं आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एंड विदाउट इंटीग्रेशन आप सारा काम कर लोगे। ये इसका सबसे बड़ा क्या है, बेनिफिट है किसका, गॉस थ्योरम का। ठीक है, तो गॉस थ्योरम में मैंने इनक्लोज चार्ज, जितना चार्ज के अंदर आएगा। मैं समझा नहीं, फिर से बोलो क्या करो, जैसे देखो गॉस का कल आपको स्टेटमेंट लिखाया था कि फ्लक्स कितना होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिर्फ क्यू पे डिपेंड करेगा। जो फ्लक्स होगा सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्लोज बॉडी के अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है, और किसी डिपेंड नहीं करता। ना तो इस पर डिपेंड करेगा कि क्लोज बॉडी कैसी है, आपको बताया था कल लिखवाया था मैंने, चाहे स्फीयर हो चाहे क्यूब हो, है ना, कुछ भी हो, और चार्ज कहां पे रखा हुआ है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्लक्स हमेशा कितना आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये सारे बच्चे बस शॉर्ट में देख लीजिए, देखिए मैंने ये बताया था चार भी आप देख लो, इस पर आप देख लो, बाकी नोट्स देख लेना एक बार, ठीक है। चार्ज क्यों रखा हुआ है, शॉर्ट में एक लाइन देखिए, सारे बच्चे देख लीजिए, आप भी एक लाइन में देखो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक मैंने स्फीयर इमेजिन कर लिया, किसके चारों तरफ, चार के चारों तरफ मैंने क्या बना दिया, स्फीयर बना दिया, ठीक है। और अभी मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू बताओ भाई, चार भी क्या करोगे, स्पष्ट बताओ। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है ना, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। आप सबको पता है कि फ्लक्स निकालते समय एरिया को हम वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, है ना, और किधर डायरेक्शन होती है चार भी, किसी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो किधर होता है, परपेंडिकुलर, है ना, और क्लोज बॉडी का एरिया वेक्टर आउटसाइड होता है, ये भी बताया था। जैसे ये बॉटल है, बॉटल में मुझे यहाँ पे एरिया वेक्टर देखना है तो किधर आएगा, आउटसाइड। नॉर्मल तो दो दो होता है ना, इनसाइड का भी किधर और आउटसाइड का भी। एक लाइन में बताओ मुझे, इस पर आप भी बताओ, रोहित आप भी बताओ, सर भी आप भी बताओ, अगर मैं फ्लक्स निकालूं, है ना, तो यहाँ पे
ई के प्लेस पे कितना आएगा, ए के प्लेस पे कितना आएगा, और थीटा के प्लेस पे कितना आएगा। क्वेश्चन समझ गए ना क्या है? फ्लक्स निकालना है। किससे निकालना है फ्लक्स? अरे फ्लक्स निकालना है स्फीयर से। किसकी वजह से फ्लक्स आएगा बताइए? फ्लक्स कब आता है? जब वहां पे क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तभी तो फ्लक्स आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी बताओ? बड़ा जो चार्ज सेंटर पे रखा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ऐसे बाहर निकल रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ ई के प्लस पे कितना आएगा बताओ? इसका छोड़ो, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अरे फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का भाई, नहीं नहीं समझा आप लोग? अरे ये सरफेस है, चार भी बोलो, यहां से फ्लक्स निकल रहा होगा ना, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, इसी को तो फ्लक्स बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ई की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी, तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अरे बेटा पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? ये क्यों है आर स्क्वायर। क्या कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एरिया कितना आएगा बताइए? 4 पाई स्क्वायर एरिया आ जाएगा, पूरे स्फीयर का एरिया। देखो पूरा स्फीयर होगा, इसका एरिया कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इनटू, हाँ अच्छा थीटा कितना आएगा बताओ? इस बार बताओ थीटा कितना है? थीटा किसके बीच का एंगल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। चार बताओ कितना एंगल आएगा यहाँ पे? कैसे 90 कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? बाहर की तरफ है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो गई है। और बताओ एरिया किधर है? पता एरिया वेक्टर क्या होता है? ये बताओ इस टेबल का एरिया वेक्टर किधर है? ऊपर नीचे दोनों हो सकता है, सही बोला आपने। और क्लोज बॉडी में कहाँ होता है? अभी जाना ये मेरे पास रखा है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर सब आउटसाइड। ठीक है, आप बताओ कितना एंगल आएगा? 0 आएगा ना। 90 कैसे आएगा बताओ? क्या परपेंडिकुलर होता है? किसके परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर किसी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना। तो मुझे बताओ अगर मैं ये पॉइंट पकड़ूं, इसका परपेंडिकुलर किधर आएगा? क्लियर? और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही वो किधर है? तो दोनों में कितना एंगल हो गया, ये पूछ रहा हूं मैं। तुम 90 बता रहे हो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में 90 का एंगल है। नहीं देखो सारे बच्चे देख लो, ये एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनमें कितना एंगल है? इनमें पानी पी लो तुमने। 90 रहा किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में कितना एंगल है? याद है देखो, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये और ये क्या है? इनमें एंगल है 90। किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। अगर कोई पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर किधर होता है? बाहर। कितना एंगल होगा? 0। हाँ आप सही बोला, समझ गए। बट आप कितना आ गया बताओ? जो कल नहीं आए थे वो इतना नोट कर लें बस। एरिया तो बेटा उसका मैग्नीट्यूड होगा जो भी होगा, है ना। एरिया वेक्टर मतलब उसकी डायरेक्शन। ठीक है, 0.1 हाँ यही गॉस थ्योरम होती है।
पता क्या हुआ? सुनो, अच्छा बात नहीं, सुनो भाई, चार भी बात नहीं बेटा। तुरंत की बात सुनो, ये कह रहे एरिया हर फिगर के साथ बदल जाएगा, बताओ क्या हुआ? वही मैंने कल बताया था। पहले गॉस थ्योरम बताया क्या है? अब नोट्स लिख लेना, अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन किया दे रहा हूं आपको। अब नोट इन लोगों की कॉपी से बना लेना आप लोग, ठीक है? अभी हमने क्या प्रूफ किया बताओ? एक स्फीयर लिया, स्फीयर के अंदर क्या रख दिया? एक अरे चार्ज रख दिया, समझ गए? और क्या निकाला हमने? फ्लक्स निकाला। स्फीयर के अंदर क्या रखा है? चार्ज को रखा और फ्लक्स निकाला। कितना है फ्लक्स? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस थ्योरम होती है। अगर किसी क्लोज बॉडी के अंदर आप किसी चार्ज को रखोगे ना, जो फ्लक्स की वैल्यू की दैट विल बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? अरे भी तो ड्राइव किया तो समझ, क्या नहीं समझ में आया? क्या एरिया बताओ? हाँ कट गया। बढ़िया क्वेश्चन इनका भाई। ये कह रहे हैं कि मान लो एक क्यूब होता, फिर अब उस केस में सुनो क्या होगा। उस केस में उसको हम डराइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर डराइव कर पाए तो यू विल गेट सेम रिजल्ट। समझे ना? तो मैंने लिखवाया था आपको कल क्लास में, देखो आप सारे बच्चे देखिए कि मैंने बताया था कि दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल बॉडीज ऑफ एनी शेप। कुछ भी रख दो भाई तुम, उसके साथ चार्ज रख दो, यू विल ऑलवेज गेट क्या? क्यूब एप्सिलॉन नॉट। एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या? पोजिशन ऑफ द चार्ज। तुम चार्ज यहां रख लो, यहां रख लो, यहां रख लो, तुमको फ्लक्स हर बार कितना मिलेगा? क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? लेकिन मैथमेटिकली हम उसको प्रूफ इस लेवल पे नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं इंटीग्रेशन से। तो मैंने कौन सा केस उठाया है? हम लोगों ने एक बहुत सिंपल केस उठाया है कि स्फीयर के सेंटर पे चार्ज रख दिया और एक पर्टिकुलर केस में क्या निकाला है? फ्लक्स। फिर उसको एक्सट्रापोलेट करके क्या बोल दिया कि भाई ये थ्योरम हर जगह चलती है। बस, क्योंकि हम क्यूब में ड्राइव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यूब में तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगी, डायरेक्शन भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो मैथमेटिकली उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? ये मैंने कल इतना डिस्कशन किया था। आगे बढ़िए, बहुत सारे इसकी थ्योरी है। हाँ बड़ा, ये इंटीग्रेट करके फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत ही लंबी तगड़ी मैथ्स लगेगी। और जब भी आप उसको सॉल्व कर पाओगे मैथमेटिकली, तो रिजल्ट आप इसी रिजल्ट पे अराइव करेंगे। हमेशा आपको फ्लक्स कितना मिलेगा? क्यों ऐसा नोट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लिखे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक बार आप लोग लिखे नेक्स्ट। अभी तो मैं कल वाला डिस्कशन कर रहा था, अब देखिए बेटा इसमें कॉन्सेप्ट है ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है? लिखो, पहले लिखो। चार भी समझ में आ गया? स्टेटमेंट लिख लिया था? क्या लिखा था आपने? अच्छा भाई, तुम लोग स्टेटमेंट तो लिख लो यार, बड़ा समझ लिखो। नेट फ्लक्स, जो बच्चे कल एब्सेंट थे वो लिख लें। अभी नोट कर लो, इस स्टेटमेंट को नोट कर लो। नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज बॉडी। कल बच्चे और मत लिखें, बाकी लिख रहे हैं जो नहीं थे कल एब्सेंट थे। नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज बॉडी इज इक्वल टू 1/epsilon टाइम्स of net charge enclosed by the body. Net charge enclosed by body. चलो भाई अब देखिए सारे पॉइंट्स। देखिए कॉन्सेप्ट लिखिए। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? अब भाई प्लीज अब बात नहीं, सारे देखिए। बहुत ही कॉन्सेप्ट चला, रेडी? अब बात नहीं, रेडी? बात नहीं, स्पर्श, बात नहीं, सारे बच्चे देखिए। लिखिए पहला केस लिखिए, इफ चार्ज इज आउटसाइड सरफेस, outside the body, not surface. If charge is placed outside body, ठीक है? देखो भाई, अब पता क्या होगा? कितना फ्लक्स आएगा देखो।
फ्लक्स का क्या मतलब होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? तो सोचो, जब चार्ज अंदर रखा हुआ था ना, तो सारा फ्लक्स क्या हो रहा था? बाहर निकल रहा था। भाई सुनते रहे सारे बच्चे, अरे ना, सुनते रहो आप लोग। चार्ज जब अंदर रखा हुआ था तो फ्लक्स क्या था? बाहर निकल रहा था। अभी चार्ज रख दिया मैंने, अब क्या होगा बताओ? हाँ, कुछ नहीं होगा मतलब कैसे? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा? एंटर करेगा। किसी जब बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड घुसती तो बोलते हैं फ्लक्स एंटर कर गया। और फ्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई? यहां से बाहर निकल गई। एक बार फील्ड एंटर हुई और एक बार एग्जिट कर गई, तो फ्लक्स कितना हो गया? 0। अरे क्लोज बॉडी जो नहीं होता है, अगर चार्ज बाहर रखा हुआ है तो यहां से फील्ड एंटर की, यहां से निकल गई, नेट कितना हो गया? 0। अगर ये अंदर रखा होता फिर क्या होता बताओ? अरे भाई, अगर ये अंदर रखा होता ना तो सिर्फ निकल ही रहा होता बाहर, देखो निकल रहा है ना? तो चार्ज बाहर है तो क्या होगा? यहां से फ्लक्स एंटर किया और यहां से फ्लक्स क्या हुआ? अरे निकल गया भाई, तो फ्लक्स कितना हो गया? समझ नहीं आता आपको? और अगर चार्ज अंदर है तो फिर निकल ही रहा होता सारा फ्लक्स। समझे क्या कॉन्सेप्ट हो गया? इफ चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड बॉडी, फ्लक्स विल बी 0। रीजन क्या लिखेंगे आप? जितना फ्लक्स यहां पे एंटर करेगा, समझे, एग्जैक्टली उतना ही फ्लक्स क्या करेगा? यहां से एग्जिट कर जाएगा। नोट करिए आप, इफ ए चार्ज इज प्लेस्ड outside a closed body, net flux will be 0. आर बी क्लियर? रीजन लिखे आपने, क्या रीजन है बताइए? फाई एंटर इज इक्वल टू फाई एग्जिट लिख लेना इसको। ठीक, अरे नहीं, कॉपी तो वाकई बहुत अच्छी नोट्स वाला से ना। नहीं, और भी इसके जेरॉक्स तो मालूम मैं, बाकी बच्चों के काम में आएंगे। चलिए, तान्या बड़ा क्लियर हुआ, सोहम क्लियर हुआ? भाई जो फील्ड आ रही है वो निकल भी गई, प्लस कितना हो गया? 0। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स। हाँ यार देखो, एक तरफ से फ्लक्स आया, एक तरफ से फ्लक्स क्या हो गया? निकल गया, तो नेट कितना हो गया? 0। अगर चार्ज अंदर, उसे लाइंस निकल रही ना, अगर चार्ज को अंदर रख दिया जाए फिर क्या होगा बताओ? अरे भाई, अगर चार्ज अंदर रखा है तो फील्ड क्या हो रही? बाहर जा रही है ना, तो नेट आउटवर्ड फ्लो हो गया ना, एक अंदर से कुछ चीज निकल रही है। अभी क्या हुआ? कुछ बाहर से आया फिर निकल गया, उसके अंदर से तो फ्लो नहीं हुआ ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आई और ऐसे निकल गई, यहाँ पे एंटर की, यहाँ पे निकल गई, तो फ्लक्स कितना हो गया? 0। अभी चार्ज को अंदर रख दिया तो क्या होगा? सिर्फ फ्लक्स क्या हो रहा है? सब निकल ही निकल रहा है ना सिर्फ। लूप नहीं बनाती बस, ना वापस। अच्छा ये बताओ, अगर चार्ज को निगेटिव कर दिया जाए फिर क्या होगा? फ्लक्स कैसा आएगा? पॉजिटिव या निगेटिव? बट अगर फील्ड लाइंस कहीं से बाहर निकलती हैं तो बोलते हैं फ्लक्स पॉजिटिव है, और फील्ड लाइंस अंदर आने लगे तो फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज करो एक Q1 रख दूं, समझ रहे हो भाई सारी बातें, और साथ में मैं यहाँ पे रख दूं -Q2, क्या होगा बताओ? किससे फ्लक्स पॉजिटिव आएगा? Q1 से पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फील्ड लाइंस क्या हो रही है? बाहर आ रही है। और Q2 क्या कर रहा है? उनको अंदर ला रहा है, तो Q2 का फ्लक्स क्या होगा?
तो किसी की अगर फील्ड लाइंस अंदर आ रही तो बोलते हैं फ्लक्स निगेटिव हो गया, और निकल के जा रही तो फ्लक्स पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, ये देखो इसका फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, समझ गए। और -Q2 क्या करेगा बताइए, तो ये क्या करेगा, ये अंदर फील्ड लाइंस को क्या करेगा, एंटर। हाँ उधर भी जाएंगे ऐसे, क्लियर। अभी फ्लक्स पता है कितना आएगा, चलो भाई सारे बच्चे बताइए। जो फ्लक्स आएगा ये अगला पॉइंट हो गया, हाँ। If a negative charge is placed inside surface, if a negative charge is placed inside surface, तो ये केस बनेगा। सारे चार्ज उठा के आपको, सारे चार्जेस को उठा के अलजेब्रिकली ऐड कर लेना और कुछ नहीं करना है भाई। अगर और दो चार होते सबको उठा के ऐड कर दो, ऐड कर दो और उसको गॉस थ्योरम में क्यों आता है ना, वो क्यों पता है कौन सा होता है, इनसाइड, ओनली इनसाइड नॉट आउटसाइड। अच्छा अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए सारे बच्चे बात नहीं करिए, अगला पॉइंट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम आएगी। अच्छा भी हिट लेकिन इस पे करवाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट केस लिखिए आप, इस पर छोटा बातें नहीं, समझो आप लोग, क्वेश्चन नहीं हुआ, आप लोग समझ नहीं रहे, कॉन्सेप्चुअल है ना, फिर आप ही को फ्रस्ट्रेशन होगा, आप लोग क्वेश्चन करने बैठोगे। थर्ड केस है, मैं बता रहा हूँ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखो भाई होता क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सुनते रहिए भाई, ई डॉट डी एस में ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वही तो होगी। तो यहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो आपको सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी, किसकी किसकी, और यहाँ पे Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी और यहाँ पे Q2 की फील्ड भी आएगी, और यहाँ पे किसकी फील्ड आएगी, फील्ड सभी की लेनी है, ठीक है। लेकिन जब चार्ज लिखेंगे तो चार्ज पता है कौन सा आएगा, सिर्फ अंदर वाला चार्ज है। जब आप फ्लक्स निकालोगे है ना, तो फ्लक्स में आपको तीनों की फील्ड लेनी पड़ेगी भाई, एक Q1 की फील्ड भी आएगी, मैं बताना चाह रहा हूं कि जो आपका E डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, उसमें जो E होता है, E इज ड्यू टू ऑल चार्जेस, और Q कौन सा होता है, ओनली इनसाइड। नोट कर लीजिए, इन गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड is net electric field. Electric field is net electric field of all charges. In Gauss theorem, electric field is the electric field of क्या, all charges present.
but Q is only Q in Q। इसका क्या मतलब हुआ? चार्ज कौन सा लेना आपको? जो सिर्फ अंदर आएगा वो चार्ज देना है आपको, ध्यान रखना। सारी समझ में आया क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे क्वेश्चन मिलेंगे। जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दोगे। किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए नहीं आपको? अगर आप यहां पे फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो फ्लक्स कैलकुलेट करते समय यहां पे E1 भी आएगा, यहां पे E2 भी आएगा और यहां पे E3 भी आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप सभी की लेंगे, लेकिन जब आप उसको अल्टीमेटली सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करते समय यहां पे Q3 गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा? Q3 बोलिए बेटा। Q3 बाहर है, आप सोचना। अभी तो आपको पहला पॉइंट बताया ना, यार Q3 बाहर है, उसका फ्लक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना। तो राइट साइड में Q3 नहीं आएगा, इसका फ्लक्स कितना है? जीरो। क्लियर? कोई डाउट? देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, अगर आप इस पॉइंट को मिस कर गए तो आपको दिक्कत होगी। बहुत इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। कल वो नहीं है वहां पे में। एक क्वेश्चन आंसर ही यार, ये स्कूल में बहुत पूछा था क्वेश्चन। अगर मैं किसी क्लोज सरफेस के अंदर डायपोल को रख दूं तो क्या होगा बताइए? व्हाट विल बी नेट फ्लक्स इफ अ डायपोल इज प्लेस्ड इनसाइड ए क्लोज्ड बॉडी? लिखिए व्हाट विल बी net flux if a dipole is placed inside a closed body? बताओ भाई। चल बेटा आंसर दो, नहीं आंसर दो। जीरो? कैसे जीरो? हाँ सही बोला तुमने, बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया। तो ये स्कूल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि किसी डायपोल को रख दिया जाए। तो क्लियर हुआ? तान्या बेटा क्लियर हुआ? बेटा डायपोल पे नेट चार्ज कितना होता है? एक साइड पे +2 और एक साइड पे -Q मिला के कितना हो गया? जीरो। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। बेटा यही लिखोगे कि डायपोल हैज नेट इक्वल चार्ज इक्वल टू जीरो। डायपोल हैज नेट चार्ज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर फ्लक्स विल बी क्या? जीरो। नहीं बेटा सीधे लिख दो ना, ये 1 नंबर पे क्वेश्चन आता है कि अगर ये डायपोल है ना, तो डायपोल है क्या? नेट चार्ज जीरो, है ना। तो अगर किसी क्लोज बॉडी के अंदर नेट चार्ज जीरो हो गया तो फ्लक्स को भी क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। ठीक है। चलिए आप लोग सब इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देखिए, सब इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। बट आप लोग बात नहीं रेनी बात नहीं। देखो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आप लोग समझ नहीं रहे हो।
देखिए एनसीईआरटी प्रॉब्लम एनसीईआरटी प्रॉब्लम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एचसी वर्मा में भी दी हुई है ना। आपके मॉड्यूल में भी बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, अभी बोर्ड में आई थी लास्ट ईयर, उससे 2 साल पहले जे मेंस में आई थी। ठीक है सारे बच्चे। स्क्वायर बनाइए आप लोग। क्वेश्चन लिखिए पहले आप लोग। कल वो पहन कर नहीं, वो चार्मी फुल फुल वाला शूज नहीं है, चाहे तो पीट देगी नहीं बाहर। ज्यादा परेशान मत करो उसको। चले चले लेके आप लोग, लेके आप ए चार्ज क्यों इस प्लेस भाई प्लीज बात नहीं बेटा, बात नहीं बहुत डिस्टर्ब हो जाता है फिर रोहित, बात नहीं। ए चार्ज क्यों इस प्लेस charge q is placed at distance a by 2 above the center of the square of side a, center of square of side a। ठीक है, कैलकुलेट flux passing through the square plate। Calculate flux passing through the square plate। देखो इसको नॉर्मली कैलकुलेट करना तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है बताइए आप भाई सारे बच्चे। देखिए जैसे आप यहां पे कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, समझे, उन पॉइंट्स की जो डिस्टेंस यहां से आएगी क्या आएगी बताइए, हर पॉइंट डिस्टेंस क्या आएगी बताइए, सेम आएगी या डिफरेंट आएगी। तो इसका मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अलग अलग होगी अलग अलग। फिर एंगल भी हर जगह क्या होगा बताओ, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर कहां होगा बताइए आप, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, समझे। तो जैसा सपोज तो यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे इसकी फील्ड ऐसे निकल रही है, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी बताइए, इस फ्लोर के हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी, और मैग्नीट्यूड भी अलग होगा, डायरेक्शन भी। तो इसको क्या होगा बताओ, इसको आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर नहीं पाओगे कि आप E इंटू ए इंटू कॉस थीटा कर दो। प्रॉब्लम क्या, आपको एरिया तो पता है, लेकिन उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट, और एंगल भी क्या है, डिफरेंट है। तो बताओ क्या करता है। अब सुन लो भाई, सपोज करो ये रूम क्यूब है, समझे, और मैं इसके क्यूब के सेंटर पे चार्ज रख दूं, इसका कहां रखा चार्ज, सेंटर पे, है ना। तो मुझे बताओ व्हाट विल बी नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब। गॉस सर हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम किसी चार्ज को क्लोज बॉडी के अंदर रख दें तो उस क्लोज बॉडी से पास करने वाला फ्लक्स कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट। अभी मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, ये क्यूब है, क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, कितना प्लस क्यू, कितना फ्लक्स होगा, सिंपल।
अभी आंसर नहीं आया। ये क्या है बताओ? किससे? ट्यूब से पास चल रहा फ्लक्स। कितने 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 सरफेस है टोटल? सबसे बराबर निकलेगा। क्यों बराबर निकलेगा बताओ? क्योंकि चार्ज कहां पे रखा है? सेंटर पे रखा है। ठीक है, अब मुझे बताओ किसी एक सरफेस से कितना फ्लक्स होगा? क्यू बाई 6। समझ गए? हाँ, ये सबको समझ में आ गया? क्या बोला मैंने? एक क्यूब लिया, क्यूब के सेंटर पे क्या रखा मैंने? चार्ज। गॉस थ्योरम में हमने पढ़ रखा है कि किसी क्लोज बॉडी के अंदर जब चार्ज रखा होता है तो फ्लक्स कितना होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? सारे सरफेसेस से बिल्कुल बराबर फ्लक्स निकलेगा। एक सरफेस से कितना निकलेगा? क्लियर? अब ये बताओ, जो एक सरफेस होगा और जो चार्ज होगा वो कैसे रखे हुए हैं, सोचो आप। थिंक अबाउट वन सरफेस एंड थिंक अबाउट चार्ज। उन दोनों का ओरिएंटेशन क्या है बताओ? परपेंडिकुलर रखा हुआ है। कोई भी सरफेस ले लो, उससे चार्ज क्या होगा और कितनी डिस्टेंस में होगा? भाई बाई 2 हो जाएगा ना? नहीं, ये डिस्टेंस कितनी बताओ? चार्ज कहां रखा है? उसकी डिस्टेंस नीचे से उधर से सबसे बाई 2 हो गई। समझ गया ना? अब ये क्वेश्चन स्कूल में मेरा लिखना भी पड़ता है भाई, कॉम्पिटिशन तो आता ही आता है। तुम बताओ ना क्या समझाए, क्या लिखोगे बताओ? सारे बच्चे बताओ क्या लिखोगे? लिखने को आ जाए पहले क्या बताओगे? पहले हमें क्यूब लेना है, क्यूब से क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। फिर अगर हम उसमें एक सरफेस से देखें तो फ्लक्स कितना आएगा? क्यू बाई 6 से आएगा। और जो एक सरफेस से फ्लक्स होगा उसकी फिगर बिल्कुल ऐसी बनेगी। मतलब इसमें ये लिखिए दैट इफ वी टेक क्यूब ऑफ साइड ए and find the net flux will be equal to by epsilon. Since one q by 6 surfaces and all the surfaces are perpendicular to the center point of one cube, the net flux of one surface will be q by 6 epsilon. ये लिखना है। बिल्कुल लिखो, सही बोला। लिखे भाई साहब, बच्चे लिखे। लिखे assume that a charge is placed. Assume that a charge is placed at the center of a cube. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, बोर्ड पे वगैरह में आ जाता है। Assume that a charge is placed at the center of a cube. Net flux through cube will be कितना? How much? Q by epsilon naught. Because of symmetry, अगला स्टेटमेंट लिखिए। Because of symmetry, flux through one surface, because of symmetry, flux through one surface is equal to how much? अरे कितना होगा भाई? Q by 6 epsilon naught. ये तो हो गया। अब फिर क्या? ये यहाँ से लेके नहीं, ये लाइन बस हटा दो। ऑल द परपेंडिकुलर टू द फ्लिप पॉइंट। अच्छा ठीक है, कह सकते हो। ठीक है, फिर लिख लेना पोजीशन ऑफ द चार्ज with respect to a surface of the cube अभी बताते हैं क्या लिखा आपने। अभी बता रहे हैं, एक से बता रहे हैं क्या लिखा आपने। पोजीशन ऑफ ए चार्ज
is similar to प्रॉब्लम फिगर। जो हमारी प्रॉब्लम फिगर है बिल्कुल उसके सिमिलर हो गई, सिमिलर टू प्रॉब्लम फिगर। अरे प्रॉब्लम फिगर में क्या है भाई, स्क्वायर है, चार्ज हो गया भाई, रोहित अब बात नहीं उठा, स्क्वायर हो गया, चार्ज हो गया, है ना। और जो हमारा एक क्यूब में एक सरफेस बचेगा, चार्ज बचेगा, दोनों की पोजीशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखे आप लोग, अगला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लिखे आप, कॉन्सेप्ट ये सारे भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कुछ भी समझ लो आप, पर अभी क्लास में डिस्कस करते हैं, 10 मिनट करा दें, टॉपिक खत्म हो जाए फिर डिस्कस करते हैं। लिखिए आप, कैलकुलेट नेट फ्लक्स passing through a cube when charge is placed, when a charge cube is placed at one of its surface. एक क्यूब है, ठीक है, और चार्ज को कहां पर रख दिया मैंने, भाई आप लोग बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहे हो यार, उसको तो रिस्पॉन्ड करो, आंसर दो ना फिर। उस बैच में सारे बच्चों ने सारे आंसर दिए। भाई थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग, चार्ज कहां रखा है, सरफेस पे रखा हुआ है, और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, व्हाट, भाई स्पष्ट बात नहीं, व्हाट विल बी नेट फ्लक्स, सोचो। तो जो ये रूम है ना, चार्ज को कहां पे रख दिया है, तो उसका मतलब होता है कि उसका जो तुम्हारा चार्ज होगा उसको हम एक स्फीयर की तरह ट्रीट करेंगे। तो ले मेरे सारे बच्चे, सब प्रॉब्लम से आगे जितने भी आपको पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, सब प्रॉब्लम्स मिलेगी, अभी आप करते जाओगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी। चार्ज को आप किसके ट्रीट कर रहे हैं, जस्ट लाइक स्फीयर, और कहां पे रखा है बताइए, उसका मतलब होता है इसका सेंटर, किसका, जो चार्ज का सेंटर है वो सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। हाँ, नोट करिए, एज्यूम दैट, ये अंडरस्टूड है आपको, मतलब है ना, एज्यूम दैट सेंटर ऑफ द चार्ज, ये क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ, ये बाय डिफॉल्ट होता है, आपको कुछ सोचना है कि एज्यूम दैट सेंटर ऑफ चार्ज इज एट सरफेस, ठीक है। और अगर आपको इमेजिन नहीं हो रहा है तो यू कैन इमेजिन इट क्या, जस्ट लाइक ए फुटबॉल, एज्यूम चार्ज एज ए फुटबॉल, लिख लो, फिर मुझे आंसर दो कि बताओ कितना फ्लक्स आएगा उसके अंदर से। देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है पहले बताओ, अगर मैं आपको कोई बॉडी दे दूं, जैसे रूम है और बहुत सारे चार्जेस रखे हैं, है ना, और मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ इस रूम के अंदर से कितना फ्लक्स है, तो आपका किस बात पर दिमाग जाएगा, कौन सा चार्ज, बेटा रूम के अंदर जो चार्ज होगा वही फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा ना, हमें बाहर से तो मतलब ही नहीं है। अब ये बिल्कुल थर्ड क्लास के बच्चे के लिए क्वेश्चन हो गया, ये उसको एक ऑप्शन बता दिया तो वो भी आंसर दे देगा, ठीक है। ये चार्ज रखा हुआ है और इस क्यूब के अंदर से कितना फ्लक्स आएगा बताओ, सबको आंसर दे रहा है, सेकंड क्लास वाला बता देगा भाई, बताओ ये क्या रखा है, ये 2D फिगर है, ये 3D फिगर है, चार्ज कहां पे रखा हुआ है, सरफेस पे, तो चार्ज सरफेस पे रखे होने का मतलब समझ गए, उसका सेंटर रखा हुआ है कहां पे, सरफेस, अभी आपको लिखवाया ना मैंने, बताओ
बातें मतलब आप लोगों ने कुछ नहीं बताने का। सरफेस पे क्यूबा एक साइलेंट नोट चार्ज आएगा। सर मेरे ख्याल से क्यूबा हाफ हो जाएगा। भाई बहुत बच्चों का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समझ तो नहीं आ रहा। इशिता बताओ। सब मैंने बता भी दिया आपको, बचा ही नहीं क्वेश्चन में। अब आप लोग अटेंशन पे नहीं कर रहे हो इसलिए आंसर नहीं दे पा रहे हो। साफ डबल बोलो बेटा। आप बताओ कितना आएगा चार्ज। मैंने क्या बोला कि अगर कहीं पे बहुत सारे चार्जेस रखे हैं, आप सुन नहीं रहे हो आप लोग, सारा आंसर मैं दे चुका हूं। कोई क्लोज बॉडी है, उससे अगर फ्लक्स निकालना हो तो क्या फ्लक्स कितना होता है, क्यों क्या होता है, उसमें क्या बचा इस क्वेश्चन में। तो मैं कह रही हूं सरफेस पे क्यूबा एक साइलेंट नोट आ गया था। बाकी ये समझ नहीं आ रहा है, चलो भाई। अच्छा ये कितनी फिगर है, फुल है, ये कितनी फिगर है नीचे वाली, या हाफ या 1/3 या 1/4, हाफ है ना। कितना चार्ज आएगा इसमें, Q/2 प्लस कितना हो गया भाई। अब बताओ थर्ड क्लास का क्वेश्चन था नहीं था। और इसका रीजन कैसे लिखेंगे। भाई ये बताओ, अगर ये स्फीयर बना हुआ है, मैं पूछूं कि इसके अंदर कितना पोर्शन है, ये तो सेकंड क्लास का बच्चा बता देगा। आधा आधा पोर्शन है। आप समझ में आया इनको। हाँ रेनी सही बोल रही, सही बोला था। रीजन लिखोगे बेटा, ओनली हाफ ऑफ द चार्ज इज इनसाइड क्यूब, ये लिख के छोड़ दोगे, इतना एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। लिख लो, इन दिस केस हाफ ऑफ द चार्ज, फिगर बना दोगे लेकिन यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर, है ना। नहीं बेटा बस स्कूटी बना के दिखा दो, काम हो गया, ठीक है। इन दिस केस ओनली हाफ ऑफ द चार्ज इज इनसाइड द क्यूब, in this case only half of the charge is inside the cube, therefore flux will be कितना, Q/2 epsilon naught। हाँ सिमरन क्लियर। अच्छा अब सिमरन आप मुझे बताओ भाई, सारे बच्चों को सभी कौन सा देना है, क्वेश्चन सुन लो बिल्कुल, ये इमेजिनेशन, ये क्वेश्चन है, इसका केस 2 लिखिए। व्हाट विल बी फ्लक्स। अब ये सब एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है भाई, देख लो, अब कोई कॉम्पिटिशन कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब बहुत बेसिक सी बातें चल रही गॉस थ्योरम की, ये सबको आनी चाहिए। क्या लिखा आपने, व्हाट विल बी फ्लक्स if charge is placed at edge of the cube। ये बेटा एज ऑफ द क्यूब का क्या मतलब हो गया बताओ, इसको एज बोलते हैं, समझ गए। अब मैंने चार्ज को यहां पे रख दिया है ऐसे, और क्या एज्यूम करना है कि जो चार्ज का सेंटर है वो कहां पे, जो एज है इस पे चार्ज का सेंटर है, ये बाय डिफॉल्ट आपको सोचना है, ठीक है। पक्का पर क्या है वो, बीसी से एफसीसी नहीं पढ़ा, तो ये एफसीसी तो था, एफसीसी में क्या होता है, एक एटम की शेयरिंग हाफ हाफ होती है ना। अच्छा बीसीसी में क्या होता है, हाँ ये एफसी पढ़ा, सॉलिड स्टेट पढ़ा आपने, तो यार वही तो क्या हाफ चार्ज आ गया ना, पढ़ा आपने। तो इस सब फिर क्यों दिक्कत हो रही थी भाई तुम लोगों को, ये स्फीयर हो गया है ना, आधा इसके अंदर आधा इसके बाहर। अच्छा एच पे क्या होगा बताइए बेटा, 1/4 हो जाएगा ना। देखो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, वैसे तो सबने आंसर दे दिया, तो सोचो मैं यहां खड़ा होकर देख रहा हूं इसको, कहां पे,
यहाँ पे मेरी आई है इस जगह पे और मैं इसको सीधा देख रहा हूँ, क्या दिखेगा मुझे? मुझे लाइन सीधी दिखेगी ऐसे अंदर की तरफ, है ना? बेटा मुझे ऐसे दिखेगा चार्ज। कितना पोर्शन बाहर आ गया बताइए? बेटा 3/4 तो बाहर आ गया। और इनसाइड कितना है बताइए? 1/4 चार्ज क्या आ गया? समझ गया ना? ये क्या थी? ये एज होगी ना, एज ये हो गई। और चार्ज का सेंटर कहां पे होगा बताइए? एच पे होगा। तो 1/4 क्यूब के अंदर आ गया और बाहर कितना गया? 3/4। क्या फ्लक्स आएगा बताइए इस बार? Q बाय 4ε0। लिख लीजिए आप। ये सब रेड लो, बहुत कॉमन सी चीजें हैं, ठीक है? तो हम बेटा क्लियर हो रहा है तान्या? थोड़ा मैं तुम लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाया आज। अब का ना कोई डाउट हो तुम लोग हैंड रेज कर दिया करो। चलो बेटा ऐसा केस स्टार्ट बताओ। हाँ, what will be flux? What will be flux if charge is placed at corner of the cube? 1/8। बहुत बढ़िया। चलो चलो, बहुत अच्छा, मुझे समझाना नहीं पड़ा। इशिता आपको समझ में आया? ये तो सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हैं लोग। कोने पे यहाँ रखा है ऐसे, है ना? बड़ा अंदर कितना आएगा? 1/8 पोर्शन आएगा ना? मुझे एक्सप्लेन तो नहीं करना? डबल दोनों पड़ा हुआ है। बड़ा कितना पोर्शन आया अंदर बताओ? 1/8। अरे सबने 3D पढ़ा था ना? अरे क्लास 11th में मैथ्स में एनसीईआरटी का 3D तो पढ़ा होगा। तो उसमें कितने प्लेन होते हैं बताओ? पूरे 8 ऑक्टेट होते हैं ना? जो हमारा ओरिजिन होता है उसमें 8 ऑक्टेट होते हैं, +x -x +y -y +z एंड -z। 8 ऑक्टेट मिलके पूरे स्पेस को क्या करते हैं? जो हमारा ओरिजिन होता है वो 8 साइड से कवर होता है, 8 क्यूब से। एक क्यूब के हिस्से में कितना हिस्सा आया? 1/8। सोचो, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ठीक है? तो आपको याद होगा वहां पे 8 ऑक्टेट बनते थे। लो मैं आप लोग होमवर्क दे दूं। अच्छा चलो, मैं बुक देना आप लोग मुझे, आप लोग ना मॉड्यूल देना। आप मॉड्यूल लाए अपने? ऐसे बता रहे हैं। बन गया ना? एक क्यों है? उसके हाथ से निकली ऐसे भी जैसे चार लगे। लिखो। सुनो भाई यशिता, आप सुनो और कृतिका सुनो। पढ़ाई तो आपको थ्योरी पढ़नी है पहले गॉस की, जो यहाँ लिखी सारी पूरी, ठीक है? एग्जाम्पल लिखिए 24, 25, 27, ट्राई योरसेल्फ 40, ट्राई योरसेल्फ 41, एग्जाम्पल 33, एग्जाम्पल 34, एग्जाम्पल 35, एग्जाम्पल 36, फ्लक्स में तो बहुत गंदा दिया हुआ, फ्लक्स लग रहा है ही नहीं। अच्छा है, मेरे को बता दो।
लिखो आप लोग लिखो। सॉल्व एग्जांपल 20, सॉल्व एग्जांपल 21, फिर एक्सरसाइज एग्जांपल 23, और एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट। दो से सारण आप लोग, तुम लोग डाउट से काम करो, परसों का टाइम कर दो, कल का मत करो, तक कल हो नहीं पाएगा। केमिस्ट्री वाले बच्चे ना कुछ करना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना वो लोग, दिक्कत हो रहा है। तुम शुरू कर दो उससे, HCV शुरू कर दो। शुरू के 8-10 क्वेश्चन, 5-7-8 क्वेश्चन शुरू के, और 2-3-4 सॉल्विंग कलेक्शन। एक दिन में तो हो ही नहीं पाएगा, तो करते रहना चाहिए। 2 दिन में करा दो, 5 मिनट वाले हैं, फिर हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ड्यूटी भी आ रहा है चलो कराते हैं तुमको, कब है सैटरडे तो हो ही नहीं पाएगा, आज कौन देना है। मॉर्निंग का टाइम का कंफर्म देखते हैं। कल मेरा एक बैच लगा हुआ है ना, उसको मुझे फिर कैंसिल वैंसिल करके देखता हूँ क्या करना पड़ेगा। बाकी कर लेंगे, जब जॉब आएगा तो आप आ जाओ आ जाओ। 5:30 बजे। चलो देखते हैं कल का क्या शेड्यूल बनता है, निकालते हैं कुछ, है ना। पढ़ा लेकिन ये होमवर्क करके आप लोग कल, वरना गौर से समझ में नहीं आएगी। पता है अगर आप क्वेश्चन करके नहीं आए, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्चुअल है, आप ये क्वेश्चन शेयर कर लेना जो मैंने दिए हैं, इनको कल करके आना। पहले डिस्कशन करेंगे प्रॉब्लम्स का, फिर आगे बढ़ेगा चैप्टर। पूरा कुछ हवा नहीं लगने की इसमें। जब तक आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना, आगे कुछ समझ में नहीं आने का। ठीक है, चलो ठीक है, क्लास ओवर। सुमन, तान्या, आकाश मॉड्यूल के थे क्वेश्चन बेटा। सोहन, आकाश मॉड्यूल के थे। तान्या होगी क्लास भी, देखते हैं कल का, बताते हैं, बता दूंगा ग्रुप में।